हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। देखिए, हम यूनिट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्लियर? तो उसमें हम पहली वीडियो कर चुके हैं, बना चुके हैं ऑलरेडी। ये है हमारी सेकंड वीडियो। तो इसमें आज हम टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, ये कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होती है, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हम समझेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, फर्स्ट इज Q1 चार्ज एंड सेकंड इज Q2 चार्ज। तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, या तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे या एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है इन चार्जेस के नेचर पर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलो वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स। कितना फोर्स लगाएंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। देखिए, अगर ये ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा, अगर एक चार्ज बड़ा है तो फोर्स भी क्या होगा? बड़ा। ये भी ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा। तो मतलब दोनों की वैल्यू अगर बढ़ गई तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि ये जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। क्लियर? और नेक्स्ट देखिए, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स घट जाता है। दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर? एक बार इसकी डेफिनेशन को दोबारा देख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है that is directly proportional to the product of magnitude of the charges। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब दो चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस चार्जेस। क्लियर? ये तो चलो इसकी डेफिनेशन थी। अब एक बात यहां पर ध्यान नोट करने की है, यहां पर हमने बोला स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। जो हमारे चार्जेस हैं दे शुड बी स्टेशनरी एंड द पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अगर हम मैक्रो लेवल पर चार्ज की बात करें तो वहां हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। क्लियर? इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। तो चलो, एक तो हमारा पॉइंट ये हो गया, इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। और एक पॉइंट और है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, देखिए ये चार्ज है, इस चार्ज के सेंटर और इस चार्ज के सेंटर से हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर किया है। देयरफॉर इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स। क्लियर? दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। और कूलम्ब्स लॉ में जो बात की गई है, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, देखिए यहां पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जहां पर भी आपको ये कंडीशन दिखे तो मतलब कि इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। क्लियर? तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इनको चलो कंबाइन करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अभी आपको पता है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को के साइन को हटाते हैं
तो इक्वल का साइन हम लेके आएंगे, तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर इज k, Q1 Q2 divided by r square. So this is the required formula of the force between the 2 point charges. Clear? अच्छा, अब r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस. Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड k इज द कांस्टेंट. क्लियर? अब यहां पर ये देखिए आप, ये k जो है कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है बिटवीन द मीडियम ऑफ द टू चार्जेस. मतलब दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, एयर है या कोई और मीडियम है, वैक्यूम है, उस पर डिपेंड करती है किसकी वैल्यू? हमारी k की वैल्यू. क्लियर? तो जो k की वैल्यू है फॉर एयर, देखिए k इक्वल टू हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. नेम है इसका परमिटिविटी. मीनिंग क्या है इसका? परमिटिविटी. और हम बोलते हैं इसको एप्सिलॉन. ये जो E के जैसा है, ये E नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है. क्लियर? K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन. इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. तो फॉर द एयर के लिए K की वैल्यू होगी बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. क्लियर? तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी. तो यहां हमारा K क्या है? K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और एप्सिलॉन क्या है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए. तो देखिए, अब हम समझते हैं यूनिट्स ऑफ द चार्ज. तो आप सभी को पता है SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? दैट इज कूलम. उसको रिप्रेजेंट किया जाता है C के साथ. अब मान लीजिए हमें डिफाइन करना है 1 कूलम चार्ज को. तो कैसे करेंगे? आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. मान लीजिए Q1 और Q2 को मैं 1 कूलम मान लेता हूं, तो क्या होगा? सेम चार्ज है, सेम टाइप के हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो R को मैंने मान लिया 1 मीटर, ये भी 1, ये भी 1, तो F की वैल्यू K के इक्वल. और जब इनके बीच में एयर होगी या फ्री स्पेस होगा, तो ये F की वैल्यू होगी K के, और K है हमारा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन. क्लियर? तो यहां से हम डिफाइन करते हैं अपना 1 कूलम चार्ज को. ये 1 कूलम वो चार्ज है जो कि अपने जैसे दूसरे चार्ज को, इक्वल चार्ज को रिपेल करता है विद अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन when the distance between them is 1 मीटर. क्लियर? देखिए, 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही जैसे दूसरे और इक्वल चार्ज को रिपेल करेगा इतने फोर्स के साथ. कब? when the distance between them is 1 मीटर. तो so this is the definition of the 1 coulomb charge. क्लियर है? तो इसको अपने माइंड में सिर्फ समझ लो, इसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर. क्लियर? तो अब चलते हैं हम CGS यूनिट. ये थी हमारी SI यूनिट, अब है CGS यूनिट. अब देखिए, जो CGS यूनिट है वो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज. CGS यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या ESU ऑफ चार्ज. दिस इज द CGS यूनिट ऑफ द चार्ज. या इसका दूसरा नेम है स्टैट कूलम. क्या नेम है? स्टैट कूलम. सिंबल है स्टैट C. अब देखिए, स्टैट कूलम क्या है? 1 स्टैट कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज विच रिपेल the same identical charge in vacuum at a distance of 1 centimeter with a force 1 dyne. बस यहां पर फोर्स इतना ना होकर के 1 dyne है और डिस्टेंस 1 मीटर ना होकर के कितना है? 1 सेंटीमीटर. बस
वो इसकी डेफिनेशन आ गई। अब कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में क्या रिलेशन है? 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 9 स्टेट कूलम्ब। क्लियर? तो सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके सेंटर्स के बीच डिस्टेंस है दैट इज r। तो देखिए फर्स्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, फर्स्ट सेकंड को रिपेल करेगा, सेकंड फर्स्ट को रिपेल करेगा। पहले मान लेते हैं हम फर्स्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स को, सेकंड क्या कर रहा है? फर्स्ट को रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यानी कि इधर एक फोर्स लगाएगा दैट इज F12, फोर्स ऑन द वन ड्यू टू टू, इसको आप लिख सकते हो। ये F12 क्या है? दिस इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली आप F21 को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन, सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज F12 एंड दिस इज आवर F21। अब ऐसे ही R12 वेक्टर क्या होगा? वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। देखिए Q1 से Q2 की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा, डिस्टेंस वेक्टर होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हमने क्या नाम दिया? R12। और ऐसे ही अपना वेक्टर होगा R21। R21 की डायरेक्शन क्या होगी? Q2 से Q1, और 1 2 की डायरेक्शन है 1 से 2 तक। क्लियर? तो ये है अपना R12। और अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो अपना R12 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है बेटा R के। किसके इक्वल होता है? ये R। चलो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब करते हैं दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं F21 की, यानी फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, लिख सकते हो फोर्स ऑन द Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखो ये तो सिंपली फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, लेकिन अब उस इधर हमने लगा दिया वेक्टर। देखो यहां तक तो था, तब तो बात ठीक थी, लेकिन अगर हम यहां पर एक वेक्टर लगा दे तो यानी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें यहां भी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई यानी कि मैं करता हूं R12 कैप, ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पर एक बात नोट कीजिए, यहां मैंने लिखा F21 और यहां लिखा R12, रिवर्स लिख दिए हैं। क्यों? देखिए F21 है फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसने लगाया? इसने लगाया, यानी कि यहां से हम चले और उधर धकेल दिया उसको। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज ने सेकंड के ऊपर फोर्स लगाया, तो हमारी डायरेक्शन फर्स्ट से सेकंड की तरफ है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट से सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो R12 कैप लेंगे ना यहां पर। क्लियर? तो अब R12 कैप की वैल्यू क्या होती है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी आप +1 क्लास में ये कर चुके हो, तो यानी कि R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? R के इक्वल। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो अपना आंसर आएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो ये भी आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, और यहां से वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
यहां आ गया अपना r12 वेक्टर। अब ये r एक r स्क्वायर ये था, तो r की पावर 3। So this is the F21. Similarly, we can find out F12. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R3 R21 कैप। ये बता देना है ये कैप क्या है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन भी बता देनी है। क्लियर? तो ये था हमारा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए आप, क्योंकि ये जो R, बिकॉज दिस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ R21 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन क्या फर्क है? साइन का फर्क है, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। यहां पर एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, क्योंकि एक की डायरेक्शन 1 से 2 है तो दूसरे की 2 से 1, इसीलिए यहां पर माइनस का साइन आया, अदरवाइज ये इक्वल है। अब देखो इन दोनों में क्या फर्क है, केवल यही तो फर्क आता है। क्लियर? केवल यहां पे फर्क आता है, तो इसलिए ये भी फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। Therefore, F12 vector is equals to minus of F21 vector. तो इसका मतलब बेटा यहां पर क्या हुआ? एक एक्शन था तो दूसरा रिएक्शन। तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट है इसीलिए माइनस का साइन आया। क्लियर? सो दिस इज आवर ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। वीडियो को पॉज कीजिए, टॉपिक को नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है, कहां ये लॉ फेल हो जाता है? देखिए, कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द टू चार्जेस विच आर स्टेशनरी, यानी कि वो रेस्ट पर है। तो अगर चार्जेस रेस्ट पर नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ इज फेल्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी द पॉइंट चार्जेस। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो चार्जेस है कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस। थर्ड पॉइंट, द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज मस्ट बी मोर देन 10⁻⁻15 मीटर। चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन आता है इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस इससे कम हो जाए तब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लग जाते हैं। अगर डिस्टेंस इससे कम है, इससे ज्यादा है, तब न्यूक्लियर फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस इससे कम हो गया तो इससे कम डिस्टेंस पर क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेंगे ओवर द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। क्लियर? तो रिलेटिव परमिटिविटी से पहले हम समझते हैं परमिटिविटी क्या है। देखिए, परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मीडियम की जिसकी वजह से उस मीडियम में रखे चार्जेस के बीच फोर्स अफेक्ट होता है। क्लियर? तो अगर जनरली मीनिंग समझना चाहें हम, परमिटिविटी का मतलब क्या है? गिव द परमिशन। मतलब हमें यह पता चलता है कि वो मीडियम जो चार्जेस हैं रखे हुए हैं, जो उन चार्जेस के इफेक्ट को कितनी परमिशन देता है अपने में से गुजरने की। जनरल इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है कि कोई मीडियम अपने अंदर से चार्जेस के इफेक्ट को अपने अंदर से गुजरने की कितनी परमिशन देता है, वो हमें किससे पता चलेगी? परमिटिविटी से पता चलेगी। क्लियर? तो परमिटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की विच हेल्प अस टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर? तो अब रिलेटिव परमिटिविटी समझेंगे। इसका दूसरा नेम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
मान लीजिए दो चार्जेस हैं, वो वैक्यूम में रखे गए हैं या उनके बीच में फ्री स्पेस है, तो हमने इन दोनों सिंबल से किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हो। ये इक्वल आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ k था ना, उस k की वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर, यहां पर हम उसको k से नहीं लिख रहे। तो व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, तब ये फॉर्मूला। अगर सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखे जाएं लेकिन अब उनके बीच वैक्यूम ना हो, क्या हो, कुछ मीडियम प्रेजेंट हो, तब क्या होगा, इस एप्सिलॉन नोट की जगह हमने इसको नाम दे दिया एप्सिलॉन सिंपल, और f को लिख दिया fm, m फॉर द मीडियम। क्लियर, इनके बीच में मीडियम रखा हुआ है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो अच्छा, ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो एफ नोट डिवाइड बाय एफ एम या एफ वी बाय एफ एम। क्लियर, जब इनको डिवाइड करेंगे सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेंगे, तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन ऊपर आया, एप्सिलॉन नोट नीचे आया। क्लियर, अब इस रेशो को मैं ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं, एप्सिलॉन आर, आर फॉर द रिलेटिव और एप्सिलॉन फॉर द परमिटिविटी, या के जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहां पर ये ध्यान रखना, ये बड़ा के नहीं है, ये जो हमने पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस के को और इस के में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसीलिए यहां पर के वर्ड लिखने से बचो। जो ये हमने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन यूज किया ना, इस के का यूज नहीं किया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल भी के है। तो के या एप्सिलॉन आर दोनों रिलेटिव परमिटिविटी और इसको यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, मीनिंग दोनों का सेम है। क्लियर, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी या व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन कर दो तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, या इसको डिफाइन कर दो तब भी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्लियर, कैसे करोगे, यहां पर किया हुआ देखो, इट इज द रेशो ऑफ द परमिटिविटी। क्या है ये, रेशो ऑफ परमिटिविटी, किसकी, ऊपर किसकी लिखी हुई है, मीडियम की, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर, अब इसी डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ force between the charges when they are placed in the vacuum to the force, sorry यहां से नहीं, to ratio of force between the charges when they are placed in vacuum to the force between the charges when they are placed in the medium। क्लियर, वो डेफिनेशन आप अपनी तरफ से लिखना, मैंने समझा दिया कैसे, केवल इसी को आपने अपनी वर्डिंग में डिफाइन करना है। क्लियर, तो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब यहां से आप एक चीज देखिए, ये जो एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम है, ये अपना आया के इक्वल। क्लियर, तो या फिर ई आर भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहां से अपना जो एफ नॉट, अगर मैं इसको इधर ले आऊं के, या फिर एफ नॉट बाय ई आर, ये किसके इक्वल होगा, एफ एम। क्लियर, अब सपोज कीजिए कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ मीडियम रखा हुआ है, फ्री स्पेस नहीं है, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई, देखिए एप्सिलॉन इनटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब यहां से या तो आप इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है, सॉरी एप्सिलॉन है ये यहां पर, इस एप्सिलॉन की वैल्यू या तो आप यहां से पुट कर दो, तो क्या आएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r
इंटू Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। क्लियर है? और या फिर यहां पर ये नहीं लिखना तो हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहां पर के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। दिस इज द Fn। क्लियर? तो यहां तक आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करो और सारा टॉपिक नोट करो। अच्छा, जो एयर और वैक्यूम होता है उसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को 1 कंसीडर करके चलते हैं। क्या लेंगे? एयर के लिए और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू 1। तो चलिए बेटा, अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है ऑन द कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल है, ए बॉल ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस वन। एक बॉल ए है जिसका मास है 8 ग्राम और उसके ऊपर इतना चार्ज है। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to the another ball B? हमारे पास एक दूसरी बॉल है, कहता है हमें उसे कितना चार्ज देना चाहिए और किस नेचर का चार्ज देना चाहिए ताकि फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल, यानी इस बॉल बी को पहले वाली बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे फिक्स किया गया है। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है और ए के नीचे बी को 5 सेंटीमीटर नीचे फिक्स किया गया है, सो दैट बॉल ए डू नॉट फॉल। मतलब इसको कितना चार्ज दें ताकि ये वाली बॉल नीचे ना गिरे। अब देखो ध्यान से, ये बॉल तो नीचे आएगी, ठीक है, ऐसे मानने वाली है नहीं। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है तो नीचे आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे, हवा में तैरती रहे। इट्स मैजिक। तो कैसे होगा ये सब? ये बॉल हवा में कैसे तैरेगी, कब तैरेगी? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉल बी को चार्ज देना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना आए। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज इसमें है, अगर इसको भी पॉजिटिव चार्ज दूं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, तो ये चार्ज इस बॉल ए को नीचे नहीं आने देगा। लेकिन कितना चार्ज देना पड़ेगा? देखो ये नीचे कौन से फोर्स की वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अगर इसका वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लेके आ रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ऊपर भेजेगा, तो दोनों जब अगर बैलेंस हो गए तो ये बॉल नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपका यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो जाने चाहिए? सेम। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है इस बॉल का? mg। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फोर्स इस बॉल का इसके ऊपर, तो वो कितना होगा? दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर आप एक चीज देखिए, ये जो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। Q1 और Q2, यहां पर फर्स्ट बॉल का जो चार्ज है Q1 वो आपको गिवन है, Q2 आपको फाइंड करना है। नेचर इसका आपने बता दिया पॉजिटिव। आर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में, और फिर उसका स्क्वायर करोगे। और ये इक्वल किसके है? mg के। मास को ग्राम में दे रखा है, इसको भी पहले आपने किलोग्राम में बदलना है, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो वैल्यूज को पुट करो, आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताओ कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q, दो आइडेंटिकल चार्ज हैं Q, ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ईच अदर। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज Q हैं,
दोनों की वैल्यू कितनी है क्यू। दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं। A third charge Q is placed on the line joining the charges. इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक थर्ड चार्ज हमने रख दिया, that is small q. Clear? Such that all the three charges are in equilibrium. अब ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि अब ना इसकी पोजीशन में कोई बदलाव हो रहा है, इधर उधर जाएगा, ना ये इधर उधर जाएगा, ना ही ये। पहले सिंपली क्या थे, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो इनके बीच में एक थर्ड चार्ज आया। ये थर्ड चार्ज क्या करेगा, इसके आने से सब शांत हो चुका मामला, बिचौला आ गया दोनों इनके बीच में। ठीक है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड साइन एंड द पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। तो ये चार्ज क्यू कहां रखा है, क्या इसका मैग्नीट्यूड है, क्या इसका साइन है, वो हमने बताना है। तो मान लीजिए यहां से यहां का जो डिस्टेंस है बेटा, दैट इज x। तो ये जो डिस्टेंस आपका है ये हो जाएगा r माइनस एक्स। इसको हम नाम दे देते हैं a, ये b और ये है C। क्लियर? तो अब देखिए जो चार्जेस हैं इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसका मतलब कि जो फोर्स है बिटवीन Q एंड Q, ये जो Q है ये कहां पर रखा हुआ है, A पॉइंट पर, और इस Q के बीच में ये इक्वल होगा किसके, फोर्स बिटवीन Q, कौन सा, जो कि C पॉइंट पर रखा है, एंड चार्ज Q जो कि यहां पर रखा है। तो दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी कंडीशन इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो अब फोर्स का फॉर्मूला लगाइए इसका, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x का स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r माइनस x का स्क्वायर, ये डिस्टेंस। तो ये कैंसल, इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस x का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू r बाय 2। x की वैल्यू कितनी आई, r बाय 2। पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक आप नोट कीजिए। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू r बाय 2। अब क्योंकि ये सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम में है और A और C के बीच का फोर्स कैसा है, द फोर्स बिटवीन द चार्ज एट A एंड द चार्ज एट C इज रिपल्सिव। क्यों है ये रिपल्सिव, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए इनके बीच का फोर्स कैसा है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव का मतलब तो ये दूर दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इनको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है किसने, इस चार्ज ने। कैसे रखा, खुद बीच में आ गई। अब दूर जाने से रोकना है इसको भी और इसको भी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या, दोनों को अपनी ओर खींचे। वो दोनों दूर दूर जा रहे थे, इसने क्या किया, दोनों को अपनी ओर खींच लिया। तो इसका मतलब ये चार्ज कैसा होगा, अपोजिट नेचर का होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। क्लियर? तो साइन देयरफॉर ऑफ Q इज अपोजिट ऑफ Q। क्लियर? स्मॉल चार्ज Q का साइन इस कैपिटल Q से अपोजिट होगा। कैसे, अब देखो ध्यान से एक बार। इसका मतलब अब क्या है
ए और सी पर रखे हुए चार्ज में क्या हो रही थी, रिपल्सन। एक दूसरे को देखो, मैं उसको नाम देता हूं एफ ए सी। इनके बीच में एक फोर्स था, ए और सी के बीच में, जो क्या था, रिपल्सिव फोर्स था, जिसकी वजह से ये दूर दूर जा रहे थे। लेकिन बीच में कौन आ गया, चार्ज क्यों, पॉइंट बी पर। ये कह रहा भाई मैं तुम्हें दूर दूर नहीं जाने दूंगा, ये उसको दूर जाने से अब रोकेगा। इसका काम क्या है, अब ये तो फंस गया सी के और ए के बीच में, क्योंकि ये दोनों दूर दूर जा रहे थे और ये आ गया बीच में, रजिया फंस गई गुंडों में। क्लियर है, ये दो गुंडे हैं और ये रजिया है। अब क्या करेगी, ये दोनों को ही होल्ड करके रखेगी। तो इसका मतलब कितने फोर्स के साथ होल्ड करेगी, जितने फोर्स से ये एक दूसरे को दूर भेज रहे थे उतना फोर्स इसके और इसके बीच में होना चाहिए। क्यों, ताकि ये दूर ना जाए, बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, उतना का उतना। अगर कम लगाया तो ये दूर चला जाएगा। तो जितना फोर्स इसके और इसके बीच में रिपल्सन का था, उतना इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन का भी होगा। तो यानी कि एफ बी सी, या फिर इसको लिख सकते हो जितना इसके बीच रिपल्सन थी उतना इसके और इसके बीच में भी अट्रैक्शन होनी जरूरी है। तो यानी कि एफ ए बी। क्लियर है। तो अब यहां से आप वैल्यू पुट कीजिए, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू क्यू यहां और यहां पर चार्ज क्यू है, के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू 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 डिवाइडेड बाय, यहां पर जो फोर्स है, ये जो डिस्टेंस है, ये हो गया अपना r बाय, क्योंकि ये भी r/2 है तो ये भी कितना है, r/2 का स्क्वायर। क्लियर। क्यू से क्यू कैंसल, के से के कैंसल, तो ये आ जाएगा बेटा अपना क्यू अपॉन r स्क्वायर बाय 4, यानी कि 4 क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब देखो यहां से क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो क्यू बाय 4 इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो चलिए बेटा अब हम फाइंड आउट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि मान लीजिए कई सारे चार्जेस पड़े हैं, तो वो सारे चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। क्लियर। तो किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है टोटल, तो किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स कितना होगा, बाकी अकेले अकेले चार्ज ने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया ना उस सभी को जोड़ दो, तो हमारे पास आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक बार इसको समझते हैं दोबारा से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट, जब कई सारे चार्ज एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, देन टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, तब एक, मान लीजिए मैं फर्स्ट चार्ज पर टोटल फोर्स निकाल रहा, तो टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बाकी सभी चार्जेस ने इसके ऊपर जितने फोर्स लगाए उन सब का वेक्टर सम होता है टोटल फोर्स के इक्वल। यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर। पहले देखिए यहां तक समझ में आई बात, कि एक चार्ज के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, अकेले अकेले चार्ज द्वारा इसके ऊपर लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल। क्लियर। तो अब देखिए हम फाइंड आउट करते हैं F12, F13, F14 ये क्या है। देखिए F12 हम पढ़ चुके हैं, Q1 Q2 by 4 pi epsilon r स्क्वायर, और इधर R12 कैप लगा दिया। अब मैं r स्क्वायर लिख लिया, R12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में तो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अच्छा अब R12 देखिए ध्यान से जरा, इसको मैं क्या, R12 की वैल्यू होती है R1 माइनस R2। R12 की वैल्यू क्या होती है, R1 माइनस R2। तो R12 का स्क्वायर, उसको मैं ऐसे लो, अगर मैं मैग्नीट्यूड में है ना
तो वेक्टर में लिख के ऊपर इस साइड में मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो यानी कि r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड में। तो इसको देखिए बेटा हम और कैसे लिख सकते हैं हम, f12 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू q1 बाय q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये जो r12 है मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं r12 वेक्टर मोड का स्क्वायर, क्योंकि देखो इसका मतलब यही होता है। क्लियर? देखो यहां पर जैसे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, इसको मैं सिंपली a भी लिख सकता हूं, तो उसी तरह से मैंने क्या किया, r12 वेक्टर का मोड यानी कि r12 ही हुआ सिंपल, और यहां पर क्या हो गया r12 कैप। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, ये जो r12 वेक्टर है ये होता है अपना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर? देयरफॉर अब अपना f12 वेक्टर क्या होगा, दैट इज q1 q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r1 माइनस r2 स्क्वायर, और यहां पर हो गया अपना r12 कैप। क्लियर? तो अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r1 माइनस r2 स्क्वायर इनटू में, अब ये r12 कैप, इसको क्या लिख सकते हैं हम, r12 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर, यानी कि q1 q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो इसकी वैल्यू भी क्या है, r1 माइनस r2, इसकी वैल्यू भी क्या होगी r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2, यहां पे स्क्वायर था तो एक ये भी हो गया, तो पावर क्यूब में आ गया, और ये हो गया अपना r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। क्लियर है? पहले बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक इसको नोट कीजिए। तो देखिए यहां पर f12 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसी तरह से f13 आ जाएगा, इसी तरह से f1n आ जाएगा, सभी वैल्यूज को हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इन सभी वैल्यूज को हम बेटा यहां पर पुट करते हैं। क्लियर? तो देखिए अपने पास क्या आएगा, f1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखिए सभी वैल्यूज में ये तो कॉमन है q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, हर जगह पर ये तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब उसको हम नोट करते हैं। तो q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये हमने पुट की वैल्यू, फिर ब्रैकेट में अपने पास आ जाएगा r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय r1 माइनस r2 मोड क्यूब, प्लस है ना, फिर ये 13 वाली वैल्यू सेम q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा r1 माइनस r3 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r1 माइनस r3 मोड का स्क्वायर। ऐसे डॉट 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 अप टू n तक हम ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। अब चलिए इसको नोट करने के बाद देखिए मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं, यहां तक आप पहले नोट कर लो। तो अब देखिए अपने पास क्या आया, f1 वेक्टर इज इक्वल्स टू q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो ऐसे बहुत सारी टर्म है, तो मैं इनके को लिख सकता हूं ऐसे समीशन के टर्म में लिख देता हूं। अंदर क्या है यहां पर देखो r1, तो यहां पे सभी में सेम r1 इधर भी r1 आएगा, अगले में भी r1 आएगा, तो यानी कि r1 वेक्टर माइनस
इधर R2 है, इधर R3 आ गया, R4 5 6, तो यहां पर बेटा आ जाएगा, मैं लिख देता हूं Ri। मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना बार बार, 2 3 4 5 6, मैंने बार बार वो लिखने के बजाय एक बार लिख दिया Ri डिवाइडेड बाय R1 आगे, फिर R1 आएगा, मोड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 3 4 5, तो यहां भी मैंने क्या लिख दिया Ri पावर में Q। अब यहां पर देखिए आपकी I की वैल्यू कहां से शुरू हुई, मिनिमम वैल्यू 2 थी, 2 से शुरू हुई और गई कहां तक, n तक। क्लियर है? सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से कीजिए, नोट कीजिए, समझिए, कोई डाउट आता है तो पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।